तो भाई हम रेल प्रॉब्लम्स पढ़ चुके थे। हम रेल प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा था कि कैसे v वेलोसिटी इधर दे रहे थे तो करंट फ्लो कर रहा था कितना v बाय आर प्लस आर, जहां पे v वोल्टेज क्या था, वोल्टेज था v b l। तो इसमें करंट की डायरेक्शन के लिए ना ये नहीं सोचना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करेगी। कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, सिंपल v की तरफ उंगली कर, b अगर अंदर दे रखा है तो v की तरफ उंगली कर और b की तरफ घुमा तो ऊपर फोर्स आई ना, यानी पॉजिटिव चार्ज ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। तो फिर तुझे ये पता लगाना है कि कौन सा हाई पोटेंशियल में, तो v ए ग्रेटर देन vp है। बस इतना पता लगाने के बाद तू क्या कर सकता है, इस रोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये कैसे बिहेव करेगी, एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है, तो ईएमएफ प्रोड्यूस जैसे एक बैटरी करती है, और जिसका ए पॉइंट है हाई पोटेंशियल पे और बी पॉइंट है लो पोटेंशियल पे। अब तुम्हें करंट की डायरेक्शन खुद पता चल जाएगी कि क्यों ये बैटरी बन गई। अब करंट तो भाई इस डायरेक्शन से ही तो फ्लो करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। आपको ये नहीं सोचना कि ए हाई पोटेंशियल पे था तो करंट तो ए से बी फ्लो करना चाहिए था, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि बैटरी के अंदर क्या होता है, मान लिया हाई से लो करता है, लेकिन बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो नेगेटिव से यूं घूम गएगा तभी तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए कुल मिला के आपको एक बात करनी है, आपको रिप्लेस कर देनी है रोड को किससे, एक बैटरी से। रिप्लेस कैसे करोगे, पोटेंशियल निकाल दो किस पॉइंट पे हाई पोटेंशियल है और किस पॉइंट पे लो पोटेंशियल है। तो रियल प्रॉब्लम के अंदर क्या हो रहा था, खड़ी रोड है वो चल रही है, अब क्या हो रहा है, रोड को घुमा रहे हैं। मैंने पहले कहा था कहानी है यार, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आप सोच घुमा के देख कि प्रोड्यूस होगी या नहीं। ये दे रखा है कि ये तेरे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत अच्छा भाई, सही है, समझ में आता है। वी नोट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक रोड रख रखी है भाई साहब, इसको हिंज कर दिया यहाँ पे, सी पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, इसको हिंज टांग दी यहाँ पे। अब इसको घुमा रहे हैं तो ये मस्त घूमेगी सर्कल में, ठीक है भाई घूमने दे। अब ये बताना है कि ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस हुई, इसका जो ये एंड पॉइंट है ए मान ले, ए से सी के बीच में, तो वी सी ए बतानी है। वी सी ए का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी सी एंड वी ए। पहले तो ये देख हमेशा की तरह कि पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी क्यों, तो सोचिए एक रोड है, रोड का ये वाला पार्टिकल है, जब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इधर घूम रहा होगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी इसके परपेंडिकुलर होगी कितनी, ओमेगा। अगर ये दूरी x है तो ओमेगा x। ऐसे बहुत से पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, इस पार्टिकल ये सेंटर है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर होगी ओमेगा इंटू आर। अगर ये आर है तो ये दूरी x है तो इसकी होगी ओमेगा x, ये दूरी y है तो इसकी होगी ओमेगा y। तो हर एक पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी है, अलग अलग पोटेंशियल होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या होती है, v b l। तो इसमें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं हाई पोटेंशियल किसकी है, लो पोटेंशियल किसकी है, यानी bc बड़ा है या va बड़ा है, जैसे हम हमेशा करते हैं। कैसे करेंगे, वेलोसिटी की तरफ उंगली रख, b की तरफ घुमा, b अंदर है, फोर्स किधर आ रही है, इधर, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर एक्यूमुलेट होंगे, c की तरफ, यानी कि c बड़ा है, c बड़ा है a से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इतनी बात तो समझ में आती है। अब देख इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये रोड है, x दूरी पे जाके dx का एलिमेंट मान लिया, इस एलिमेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, v ऊपर की तरफ होगी कितनी, ओमेगा x। b तो b ही है और लेंथ इसकी क्या है, सेंटर से यहां तक x। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, v ऊपर b अंदर और लेंथ यूं हॉरिजॉन्टल। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बन गया, वी बी एल। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा एक्स इंटू बी कितना है, v तो b है, l कितना है, dx। मैं तो सिर्फ इतनी की निकाल रहा हूँ ना, l dx है ना मेरे पास, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी लेंथ के लिए निकाल रहा हूँ वोल्टेज। तो ये आ गया मेरे पास, तो यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया मैंने, वोल्टेज क्या आ गया, ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2, ओमेगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो सीधी सी बात है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वोल्टेज को तू क्या लिख दे, बी ओमेगा बाई 2 इंटू एक्स को मान ले डिस्प्लेसमेंट, सेंटर से डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स स्क्वायर लिमिट पुट करेगा तो वैसे यहाँ पे आ जाता है, लिमिट होती है 0 से l एक्स की। तो वोल्टेज आ गई ओमेगा बी एल बाई 2, सॉरी ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। तो इससे एक रिजल्ट आया मेरे पास, ये चीज तो समझ में आई गई होगी क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं।
सबसे पहले हमने देखा कि वोल्टेज बतानी है तो बनेगी या नहीं बनेगी, वोल्टेज तो बनेगी। क्यों? क्योंकि ये भी वही केस हो गया, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, लेंथ है उसकी b है, तो QV भी लगेगा, वही कंसेप्ट मोशनल EMF वाला, और QE लगेगा। तो ये जो वोल्टेज बनी किस मतलब VC और VA में से कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए क्या किया, वेलोसिटी की तरफ उंगलियां रखी और B की तरफ घुमाई, वेलोसिटी की तरफ उंगलियां, B की तरफ घुमाई, तो थंब किसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, फोर्स की। तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। तो ये बात तो मुझे पता चल गई कि VC बड़ी है VA से। ठीक है भाई, अब मैंने V निकाल दिया। V निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू B इंटू L। B तो B है, L मैं सिर्फ dx की निकाल रहा हूँ। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर x दूरी पे है तो ओमेगा x, तो ये ओमेगा x मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। और लिमिट जब पुट की तो आ गया ओमेगा भी L²/2। तो इसको एक फॉर्मेट के तरीके से याद रखना है। क्यों? अभी तक पता चलेगा, दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं इस पे, हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जब भी कोई रोड घूमती हुई दिखे, कैसे भी घूम रही हो, उसके हिंज पॉइंट को ओरिजिन मान ले तू, और मान ले ये कह दी कि इस रोड की दूरी है 2r, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पहले तो तुझे ये निकालना पड़ेगा, अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो ऐसे मूव कर रही है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है अंदर, फोर्स इधर लगेगी, तो सेंटर वाला पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा। तो कितनी हाई पे होगा, वही बात, B ω/2 को कांस्टेंट रख दें, अगर ये ओमेगा से घूम रही है तो, और B इसके मैग्नेटिक फील्ड है तो, और यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट 2r का स्क्वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। अगर पूछे सेंटर का और इसका O से B, तो ये हो गया VOB, O से B का। अब पूछे O से A का, ये अगर पॉइंट A है और ये दूरी अगर R है, वही Bω/2, ये दूरी कितनी है, R का स्क्वायर। एक बात है लेकिन हमेशा याद रखियो, हम ओरिजिन एक O तो जरूर रहेगा यहाँ पे। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला आया है Bω/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, ओरिजिन से। तो एक पॉइंट ओरिजिन का विद रिस्पेक्ट वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। मान ले, मेरे कहने का मतलब क्या है, VAB अगर तेरे से पूछे तो A और B कोई सा भी ओरिजिन नहीं है इनमें से, तो तू ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। लेकिन तू क्या कर सकता है, O से B तक की निकाल, O से A तक की निकाल, O से B में से O से A को घटा दे, इस वोल्टेज में से इसको घटा दे तो A भी बच जाएगी। तो A भी क्या हो गया, VOB माइनस VOA। ये तो आसानी से निकाल सकता है क्योंकि इनके बीच में इनमें ओरिजिन इन्वॉल्व है। ओरिजिन इन्वॉल्व है तो ये फॉर्मूला मस्त लगाएगा और निकाल देगा। अब एक और क्वेश्चन देख, अब की बार क्या किया भाई, ये रोड बीच से इंच कर दिया, ये B है अंदर, पूरी लेंथ है 2L, इसकी लेंथ है 2L। अब क्या किया, बीच से हिंज कर दिया इसको, ये L और ये L। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है O और A का, तो O और A ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा Bω/2, ये दूरी L²। ठीक है, O से B का Bω/2 L², A से B का इसको और इसको ऐड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्शन भी देखनी होती है। तो ये एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, ओवरऑल हो जाता है 0। यानी कि इस पॉइंट का क्यों 0 हो गई, ये रोड देख कैसे घूमेगी, ये रोड है, ये यूं घूमेगी। मान ले ये तेरे पास रोड है, ये यूं घूम रही है, तो इस पार्टिकल को देख बस, जो A पॉइंट पे होगा पार्टिकल, सेंटर से घूम रही है, तो ये तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये नीचे आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो वेलोसिटी वोल्टेज A और B के विद रिस्पेक्ट कितनी आएगी, 0। ऐसे ही O से C की पूछे तो ओरिजिन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं Bω/2, O से C तक की दूरी मान ले L/2 दे रखी है, तो L/2 का स्क्वायर। ये आ गई O से C से A पूछे तो वही बात, O से A की निकाल, O से C की निकाल, दोनों को माइनस कर दे, C से A की आ जाएगी। कुछ भी निकाल सकता है। C और D की पूछे तो फिर से 0, क्यों, C ऊपर जा रहा होगा, D नीचे आ रहा होगा, आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो कुछ भी पूछ सकते हैं ये। तो ये रोड वाली प्रॉब्लम थी जो ज्यादा खास है नहीं। ओरिजिन को पकड़ और ओरिजिन को पकड़ के वहां से दूरी निकाल दे। एक बार फिर से देख लेते हैं, तुम लोग बताना। देख भाई, ये ओरिजिन है, ये B है, कैसे घूम रही है, यूं घूम रही है ये रोड।
तो जब ये घूमना स्टार्ट करेगी तो इस पार्टिकल को देख, ऊपर की तरफ होगी इसकी वैल्यू ओमेगा आर वेलोसिटी, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, इसकी होगी नीचे की तरफ ओमेगा आर। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है भाई, मेरे से क्या पूछा है, वेलोसिटी बता ओ और ए के मतलब डिफरेंस में, ओ माइनस वी ए। तो जहां ओरिजिन आ गया ना वहां तो काम खत्म है। ओ और ए के बीच की पूछी है तो क्या कर, ओरिजिन तो है ही, तो फॉर्मूला लग जाएगा वी ओमेगा बाय 2, ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी ओमेगा आर का, नहीं सॉरी, वी ओमेगा बाय 2, ये लेंथ कितनी है आर मान ले, तो आर स्क्वायर आ गया। ओ से बी पूछे तो भी भैया आ रहे हैं, तो बी ओमेगा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। ए से बी पूछे तो सोच, ए के कारण वोल्टेज कहाँ किसके कारण आई होगी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी के कारण, और बी की नीचे की तरफ वेलोसिटी के कारण दूरी सेम है, बी सेम है, बी सेम है, एल सेम है और बी अपोजिट है, तो बी एल भी तो दोनों का सेम आएगा, बट एक का पॉजिटिव आएगा एक का नेगेटिव आएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो बी और ए के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ऐसे ही ये इस और इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, इस पॉइंट और इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, यानी कि जितने भी पेरिफेरी पे पॉइंट है बिल्कुल अपोजिट वाले, वो क्या होंगे, पोटेंशियल उनके बीच में डिफरेंस जीरो होगा। तो ये सरफेस कैसे बिहेव करेगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह। यानी कि कोई भी रोड है वो अगर घूम रही है, चाहे यहां से इंच कर लो चाहे यहां से इंच कर लो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जरूर कोई पोटेंशियल होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकता है, यहां से इंच है तो इस और इसके बीच में जरूर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकता है। इसके बीच में पूछे, इस दूरी के बीच में, तो इसमें से इसको घटा के यहां से निकाल सकता है। और क्या पूछ सकते हैं, इसके और इसके बीच में पूछे तो कैंसिल हो जाएगा, इसके और इसके बीच में पूछे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऊपर है, इसकी वेलोसिटी नीचे। तो इतनी सी बात याद रखनी है। ओरिजिन अगर है तो फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला कहां से आया वो देख ही चुके हम, एलिमेंट मान के जो किया था। तो यहां से तू अपने ये प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर सकता है जिसमें रोड घूम रही है। अब सोच के देख कि रोड ऐसी घूम रही है, ये रोड की शेप है, तो वही बात डिस्प्लेसमेंट लेनी है, ये समझ रहे हो। ये रोड है, ये घूम रही है, तो बेशक घूम रही हो, ये ऐसे बिहेव करेगी कि ये सिंपल एक रोड ही है एल लेंथ की, जैसे हमने पहले किया था। मान ले ये वी वेलोसिटी से ऊपर चल रहा था तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया था, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ली थी। ऐसी इन रोड जब ओमेगा एक्सेलरेशन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी तो उसके लिए भी हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ना कि पूरी डिस्टेंस। ये तो यार काफी मुश्किल हो जाएगा ना, सोच के देख तो इसकी लेंथ कैसे निकाले, क्वेश्चन में क्यों नहीं है। लेकिन हाँ, इन दोनों को मिला, ये दूरी दे रखी होगी जो इसके कारण आएगी, यानी इस पूरे अजीब सी शेप को इस लाइन से, इस रोड से तू क्या कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है और क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है भाई, ये तेरी होगी रियल प्रॉब्लम्स, और भाई उससे रिलेटेड ओमेगा वगैरह जो घूम रही है उसके कारण क्वेश्चन जो है। तो एक चीज देख ले बस आखिरी, ये रोड से रिलेटेड ही करंट कैसे बहेगा मैं वो बताना चाह रहा हूँ। ए से हिंज है तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ओमेगा बी बाय 2 इंटू दूरी मान ले एल है तो एल स्क्वायर। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और मान ले ऐसे घूम रही थी, अब की बार ऐसे घूम रही थी तो वेलोसिटी किधर होगी, नीचे, कितनी, ओमेगा एल। बी है अंदर, वेलोसिटी की तरफ उंगलियां कर और बी की तरफ घुमा, ये तुझे फोर्स दिखाएगी। तो अब की बार फोर्स कहां जाता है, बी की साइड, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा क्योंकि बी भी बड़ा है वी ए से। तो ये फायदा हो जाता है डायरेक्शन निकालने पे, हमारे साइन वगैरह में कोई गड़बड़ नहीं आती। तो वी भी बड़ा है, तो एक तरीके से इस रोड को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, एक बैटरी से जिसका बी टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे है और ए लो पोटेंशियल पे है। इस रोड से अगर मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दूंगा तो करंट कैसे बहेगा, पता है बैटरी से तो करंट बहता, तो करंट कैसे बहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे क्या फायदा हो गया, एक तो ये पता चल गया कि यहाँ नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। इससे और क्या फायदा हो गया, हमें बैटरी बनाने का पता चल गया कि बैटरी इसके इक्विवेलेंट जो बैटरी बनेगी, ये एक तरीके से बैटरी का काम कर रहा होगा ना रोड, क्योंकि पोटेंशियल बना रहे। तो पोटेंशियल बनाने का काम किसका होता है, बैटरी का। तो इसको हम एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे तो हमें करंट की डायरेक्शन भी पता चलेगी। तो इसलिए ये चीज ज्यादा जरूरी हो जाती है, ना यहाँ गलती होगी ना डायरेक्शन में गलती होगी करंट की। तो ये सब तेरी थी जब ओमेगा एक्सेलरेशन से चीजें घूम रही है। तो हमने क्या पढ़ा, मोशनल ईएमएफ पढ़ा। मोशनल ईएमएफ में कैसे एक रेल दौड़ती है, एक जब वी वेलोसिटी से, तो कैसे उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया। अब
एक साइंटिस्ट और आया, वो पास्ट में चला गया, बोला भाई तुमने मेरे से ये बताई थी एक बात, बड़ा बना दिया ज्यादा, ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर तूने लूप रखी थी, तूने बी को बढ़ाया था, तो इसके अंदर करंट बहा था, किस डायरेक्शन में बहा था, करंट बढ़ रहा है, सॉरी बी बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो जो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि इस बी का अपोज करे, तो बी पहले अंदर था तो बी बाहर बनाने की कोशिश करेगा, तो करंट कहाँ बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज बहेगा, ये करंट बहा। एक मेरे से बात बता, मान ले करंट बहा तो इसका मतलब चार्ज चला, तो ये मान ली सिलिंग के ऊपर एक क्यू चार्ज बैठा है यहाँ पे, भाई साहब बहुत सही है, आराम से मस्त बैठा है, ठीक है। इस बी को तू चाहे ना, अगर ये पहले रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो पहले अगर इसकी वेलोसिटी 0 होगी ना इनिशियली, तो बी चाहे कितना भी हो, इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग सकता, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है ना, वो रेस्ट चार्ज के ऊपर हमेशा 0 होता है, फॉर्मूला से पता चल रहा है, वेलोसिटी 0 है। तो जब ये पहले इसके अंदर कोई करंट नहीं था, मान ले कांस्टेंट भी है, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं है, ये क्यों यहाँ का यहाँ बैठ रहा है। अब अगर तूने बी बढ़ाया, तो तूने देखा करंट बहा मतलब चार्ज फ्लो किया। अब यार एक बात मेरे समझ में नहीं आई, इस बी को चाहे तू कितना बढ़ा ले, ये तो इस चार्ज को हिला ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी औकात ही नहीं है। इसकी औकात है, अगर किसी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है ना, उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा सकता है, ये 10 है तो लगा सकता है, वेलोसिटी पहले 0 थी, तो इस बी को चाहे तू कितना कर ले, अनंत कर दे सही इसको, ये इसको नहीं हिला सकता। ये क्यों नहीं हिलेगा, तो चार्ज नहीं बनेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि चार्ज तो घूम रहा है, करंट बन रहा है तो चार्ज घूम रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो इस चार्ज को हिला रही है, ये नहीं है, क्योंकि इसकी तो औकात ही नहीं है भाई रेस्ट चार्ज को हिलाने की। तो वो क्या चीज है, वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये बात समझ में आ गई। साइंटिस्ट ने सवाल पूछा भाई कि चल करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया, अब करंट फ्लो क्यों कर रहा है, चार्ज घूम रहे होंगे, चार्ज पहले रुका हुआ था क्योंकि पहले करंट 0 था, तो उस चार्ज को कौन चलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तो औकात नहीं है, तूने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके कारण वो चार्ज चला, तभी तो करंट बहा। वो कुछ ना कुछ क्या है, वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लूप रखी थी, तो उसके अंदर करंट नहीं था बिल्कुल, अब जब बी बढ़ाया तो ये चार्ज पार्टिकल घूमने लगा। क्यों घूमने लगा, बी की औकात है नहीं, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे एक बात बताई कि जब हम बी को बढ़ाते हैं ना, तो फ्लक्स बढ़ता है, ठीक है, यानी कि फ्लक्स में चेंज आता है। तो जब फ्लक्स में चेंज आ रहा है ना, तो फ्लक्स में चेंज आने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है, Q इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहती है, चाहे चार्ज रेस्ट में हो, चाहे चार्ज वेलोसिटी से हो, मैं तो इसके ऊपर क्यू ही फोर्स लगाऊंगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की औकात है इस चार्ज को चलाने के रुके हुए को। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी ये क्यू ही है। तो लोगों ने कहा अच्छा ये क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो क्यू ही लिखा। तो बोला यार ये थोड़ी सी ना अजीब सी है, क्या है ये, हल्की फुल्की तो इसकी प्रॉपर्टी है ना, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो इसकी पुरानी जैसी है, जो तेरी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके जैसी है। अच्छा भाई, जैसे जैसे ये क्यू को फॉलो करती है, किसी भी क्यू चार्ज के ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का क्यू ही होता है। अच्छा, लेकिन कुछ एक इसकी न्यू प्रॉपर्टीज भी है जो सिर्फ यही फॉलो करती है, पुरानी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो नहीं करती। वो क्या प्रॉपर्टी है, तो इसने कहा कि ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर सकती है। देख, लिखने की जरूरत इतनी है नहीं, बस तुम समझ लो, क्योंकि नोट्स ना तुम्हें यार टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो उसमें नोट्स सारे हैं, ये हैंड रिटन नोट्स, तो वो देख लो तुम। अब देखो, क्लोज लूप के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, यानी पुरानी वाली नहीं कर सकती, नहीं। ई डॉट डीएल होता है किसी क्लोज लूप के लिए, क्या होता है, 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये फोर्स है ना, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, वो होते हैं कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव के अंदर हम पढ़ते हैं पूरे क्लोज लूप के अंदर वर्क की वैल्यू 0 होती है, कोई वर्क नहीं होता। तो ई डॉट डीएल पोटेंशियल डिफरेंस वो भी 0 ही होगा, क्योंकि वर्क हो गया क्यू वी, वो 0 कब होगा, जब डेल्टा वी 0 होगा, एक तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। कहने का मतलब है ई डॉट डीएल हम 0 पढ़ते हैं कब, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, जब ये
नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पर अब है खास इलेक्ट्रिक फील्ड के खास, तुम कुछ भी दिखा देना। क्लोज लूप के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, E इंटू 2πr, ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो यहाँ E डॉट dl की वैल्यू क्या होगी, E इंटू 2πr। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज कितनी डेवलप होगी, E इंटू 2πr, कब, जब r रेडियस की एक रिंग रखी है। क्यों, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल तो 2πr दूरी चल रहा है, तो E डॉट 2πr क्या होगी, वोल्टेज। लेकिन इसी चीज को बहुत टाइम पहले फैराडे क्या बता चुका, ये तो क्या है, d∅dt है, और ये कंसेप्ट कह रहा है ये क्या होनी चाहिए, इसका मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो E इंटू 2πr किसके बराबर होनी चाहिए, d∅dt। d∅dt क्या होती है, B चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ, इंटू ए क्या है, इसका लूप हुआ πr², थीटा तो 0 है तो cos 0 1, ये होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो पाई ने पाई को मारा, आर ने आर को मारा, बचा क्या, ई की वैल्यू क्या आ गई, dB/dt r/2, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी आर रेडियस की लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड एक फंक्शन है टाइम का, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मान ले बी की वैल्यू है b0t², तो यहाँ b0t² लिखो, टी के साथ डिफरेंशिएशन करो, आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आया, किसी साइंटिस्ट ने सवाल किया कि जब चार्ज पहले रुका हुआ था तो वो रुका ही होना चाहिए, चला क्यों, मैग्नेटिक फील्ड तो चला नहीं सकता, कौन चला सकता है, उससे पूछा गया, तो वो बोला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड चला देगा। तो बोला हाँ ये हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव है, पूरे सर्कल के अंदर इसका जो E डॉट dl होगा, V होगा, वो 0 नहीं होता, कितना होता है, E इंटू dl मतलब 2πr, E इंटू 2πr होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, लेकिन फोर्स कितने लगाता है, QE ही लगाता है। तो ये थोड़ा सा तो पुराने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की नहीं है, लेकिन इसने बताई कि वोल्टेज कितनी डेवलप होनी चाहिए, इतनी, लेकिन फैराडे कहता है इतनी, तो दोनों ही केस सेटिस्फाई करने चाहिए, हमने दोनों को बराबर पुट करके देख लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। इस पे दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे, बी के फंक्शन को चेंज किए जाओ, क्वेश्चन पूछता जाएगा, यहाँ b0t² है, यहाँ b0t² करेगा तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2t बन जाएगा, b0 2b0t, t³ होता है तो 3b0t² बन जाता, तो यहाँ फंक्शन चेंज करेगा, यहाँ वैल्यू पूछेगा। तो क्वेश्चन के अंदर अगर तेरे से ये कहे, क्वेश्चन क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, b0t² के साथ वेरी कर रहा है, तो इस लूप के अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू बताओ। तो दिमाग में फिर से वही बात आनी चाहिए कि हुई क्यों पहले तो इंड्यूस, तो बी चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो एक वोल्टेज बननी चाहिए इसके अंदर, वोल्टेज बननी चाहिए कब, मतलब करंट बहेगा। करंट क्यों बह रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल कब चलेगा, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। क्यों, क्योंकि पहले अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो चाहे बी को बढ़ा चाहे बी को घटा चाहे कुछ कर, इस बी की कोई औकात ही नहीं है कि रुके हुए चार्ज पार्टिकल को चला सके। तो साइंटिस्ट ने कही है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लग रही होगी। कितनी वैल्यू होगी उसकी, E इंटू 2πr, E उसकी वैल्यू होगी और उसको 2πr के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, E डॉट dl उसका निकालूंगा, वही वोल्टेज आनी चाहिए। लेकिन ये वोल्टेज तो हम इतने दिनों से क्या निकालते आ रहे हैं, फैराडे ने बताई थी, फैराडे ने क्या बताई थी, d/dt ऑफ फ्लक्स। तो इसका मतलब E इंटू 2πr इसके बराबर होनी चाहिए, हाँ भाई इसके बराबर होनी चाहिए। तो E इंटू 2πr किसके बराबर होनी चाहिए, d∅dt। इतने सवालों में हमने निकाला है क्या, एरिया तो हो गया πr² इंटू dB/dt, मतलब b इंटू एरिया फ्लक्स बाय dt। अब dB क्या हो गया, b की दे रखे b0 इंटू t², तो dB को क्या लिख दे, b0 इंटू t²। पाई ने पाई को मारा, आर ने आर को मारा, E की वैल्यू क्या होगी, r/2 b0 t²/dt। अब b0 t² का डिफरेंशिएशन करेगा तो 2b0 t r/2 b0 t r, ये तेरे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो सारी झंझट खत्म, तो बस इतना रिजल्ट याद रख, ये ले, इसकी जगह तो क्या करते हैं, dB लिख दे, B वेरी कर सकते हैं, B वेरी करने से इंड्यूस होगा। अगर A वेरी करेगा तो तू क्या कर दे,
ए वेरी करे तो फिर से ई इंटू टू पाई आर को डी फाइव बाई डी टी के इक्वल पुट करना है। तो ई इंटू टू पाई आर किसके बराबर हो जाएगा इस केस के अंदर? इस केस के अंदर हो जाएगा वो बी तो कांस्टेंट है इस केस के अंदर, और रेडियस मान ले वेरी कर रही है आर इक्वल्स टू आर नोट टी स्क्वेयर आर नोट टी क्यूब। तो यहां क्या कर देगा बी इंटू एरिया क्या होना चाहिए पाई इंटू आर स्क्वेयर बाय डी टी। ठीक है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करना है बस, आ गया तेरे पास। ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। टाइम के रिस्पेक्ट आर के रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे पुट कर सोल्व कर। तो दिमाग में ये नहीं यार कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो सीधा फॉर्मूला दिमाग में आ गया। जब 10-15 क्वेश्चन कर लो तो लाजमी सी बात है कि आ जाना चाहिए, ठीक है फॉर्मूला आ रहा है। पर पहले 2-4-5 क्वेश्चन जो करो तो उसमें ये फील लिया करो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो ही क्यों रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट बह रहा है। करंट जब बहेगा जब चार्ज चलेगा, चार्ज जब चलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। बी की औकात नहीं है, ये ई तो थी नहीं, कहां से आई? फ्लक्स में चेंज होने के कारण आई। कितनी वैल्यू होगी? ई इंटू टू पाई आर होगी वोल्टेज डिफरेंस। ये वोल्टेज डिफरेंस तो फेराडे ने कुछ और बताया था, तो भाई कुछ और बताया था, तो इसको कुछ और के इक्वल पुट कर दो। कुछ और क्या? 35/dt उसके इक्वल पुट करो। चाहे बी में रिलेशन दे रखा हो टी के विद रिस्पेक्ट, चाहे ए का रिलेशन दे रखा हो टी के विद रिस्पेक्ट, चाहे थीटा चेंज हो रहा हो, सबको इंटू टू पाई आर के इक्वल पुट कर दे। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इक्वेशन दे रखी होगी, इससे तो सोल्व कर सकते हैं। तो भाई ये तेरा हो गया क्या? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है बस आखिरी से टॉपिक बचे हैं। अब आता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या है ये देखना है। तो इसको समझ, हर एक चीज की प्रॉपर्टी है, हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसको एग्जांपल हम ले रहे हैं किससे? सोलेनोइड से। समझने के लिए हम एक सोलेनोइड ले रहे हैं, तो ये मत सोचना कि सिर्फ सोलेनोइड के अंदर ही क्या होता है, इंडक्टेंस होता है। ठीक है, हर एक चीज रेजिस्टेंस करती है। यार मान ले मैं रुका हुआ हूं, तो मैं रुका हुआ, यही मेरी बॉडी यही चाहेगी कि मैं रुका रहूं, इसलिए जर्क वगैरह लगता है, जो इनर्शिया जो हम बोलते हैं। तो एक तरीके से इंडक्टेंस एक इनर्शिया है। इसके अंदर करंट मस्त कांस्टेंट बह रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंडक्टर को। लेकिन एकदम करंट में चेंज आया, बढ़ाया घटा, तो ये नहीं चाहेगा कि मेरे अंदर चेंज आए। तो वो प्रॉपर्टी जो चेंज को अपोज करती है, ये चाहती है कि मैं जैसी हूं वैसी रहूं। ठीक है, तो ये क्या करेगी? अपोज करेगी। तो इस डिवाइस को बोल देते हैं एक तरीके का एलिमेंट है। जैसे रेजिस्टेंस पढ़ते हैं हम, जैसे कैपेसिटर पढ़ते हैं, ऐसे एक इंडक्टर होता है। कैपेसिटर क्या कहता है कि मैं एनर्जी को स्टोर कर लूंगा चार्ज की फॉर्म में, तुम मेरे से चार्ज देते जाओ। रेजिस्टेंस क्या कहता है? तुम मेरे से करंट देते जाओ, मैं वोल्टेज ड्रॉप कर दूंगा। भाई स्टोर मेरे से नहीं होती, मैं खर्च कर दूंगा। ये कहता है मैं स्टोर कर दूंगा। ये कहता है तुम मेरे से पास कर लो, मैं सिंपल वायर की तरह एक्ट करूंगा। तुम मेरे अंदर से करंट पास करते रहो, मैं एक वायर की तरह एक्ट करूंगा। पर तुमने अगर करंट के साथ बकवास करी, आगे पीछे किया, बढ़ाया घटाया, तो देख मैं वो नहीं होने दूंगा। होगी अलग बात है, मैं कोशिश करूंगा उसको रोकने के लिए। तो वो प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की। तो देखते सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो क्या कह रहा है, अगर इसके अंदर से आई करंट मस्त फ्लो कर रहा था, तो सोलेनोइड हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, बस ये याद रख लो। तो ये बी कितना बनाता है? म्यू नोट एन आई। इस करंट आई के कारण एक सोलेनोइड इतना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स, और ये है लेंथ। ये लेंथ अगर पूरी एल है। और एक चीज दे रखी है, एल जो है बहुत 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 ज्यादा बड़ी है आर से, ये स्मॉलर। इसका मतलब होता है आइडियल सोलेनोइड है। और आइडियल सोलेनोइड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आइडियल अगर दे रखी है तो ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। तो हुआ क्या? अब कह रहा है अगर आई को मैं चेंज कर दूं, आई को मैं चेंज करूंगा तो क्या होगा? आई को चेंज करने से बी चेंज होगा। आई को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बी बढ़ेगा, आई को घटाऊंगा तो ये घटेगा, तो बी चेंज होगा। बी के चेंज होने से क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। बिल्कुल, एरिया तो वही है, बी चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा। तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होगी तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। ये करंट तो पहले ही फ्लो कर रहा था, उसका अपोज करने के लिए इन लूप्स के अंदर वो करंट फ्लो करेगा। तो नाम से पता चल रहा है सेल्फ इंडक्टेंस, खुद के कारण ही इंड्यूस हुआ है कुछ। खुद के कारण क्यों? खुद ही है
खुद के अंदर ही करंट हो रहा था, तो खुद के करंट के अंदर चेंज आया, तो खुद के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आया, तो खुद के फ्लक्स के अंदर चेंज आया, तो खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई, तो खुद के अंदर करंट फ्लो किया। सेल्फ, कोई और सोलेनोइड नहीं है यहाँ पे कि उसने यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाया होता, उसके अंदर करंट चेंज होता, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता। खुद का ही करंट है, सिर्फ अकेला है ना, तो इसको बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो हम निकालते हैं हम कितनी वैल्यू होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम एक लूप के अंदर फ्लक्स निकालते हैं। लूप है कितनी एन, एक के अंदर निकाल देते हैं, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स क्या होता है, बी म्यू नोट एन आई। फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं, फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया, एक का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया एक लूप का फ्लक्स। एन लूप का फ्लक्स कितना होगा, टोटल लूप तो एन है, तो ये एन क्या होगा, ये क्या होगा टोटल फ्लक्स, ये किसके बराबर हो गया, म्यू नोट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन। ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल फ्लक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ है वो कितनी डेवलप होगी, डी फाइव बाई डी टी। तो ये फ्लक्स है टोटल, अगर आई के अंदर चेंज करेगा तो फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या कह सकते हैं इसको, ये तो कांस्टेंट टर्म होगी सारी, तो म्यू नोट एन पाई आर स्क्वायर इंटू एन। इस एन को क्या लिख सकता है, स्मॉल एन इंटू एल, स्मॉल एन इंटू एल डिवाइडेड बाय टी। करंट में चेंज आया तो आई बाय डी टी। तो ये हो गया वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी होगी, डी आई बाई डी टी। और जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो भी कांस्टेंट टर्म बची कितना है, म्यू नोट एन पाई आर स्क्वायर इंटू एन एल। इसको नाम दे दिया सेल्फ इंडक्टेंस। ईएमएफ किसके बराबर होगी, एल डी आई बाई डी टी। और माइनस साइन और लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोज करेगा ना, तो ये तेरे पास फॉर्मूला है। तो जब भी सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो तो जहन में एक बात आनी चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है कि ये मेरे पास एक सोलेनोइड है, इसके लूप है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स एन, ठीक है, और टोटल लेंथ एल। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी, स्मॉल एन। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है म्यू नोट एन आई। सेल्फ इंडक्टेंस, खुद के करंट में चेंज आया तो खुद के बी में चेंज आया, बी में चेंज आने के कारण फ्लक्स में चेंज आया, और जब जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो हमें वो इंड्यूस ईएमएफ ही बतानी है। तो हम निकालने से पहले हमने फ्लक्स निकाल दिया, पहले एक लूप का निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एन से, टोटल लूप आ गया, कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल एन इंटू एल यहाँ पे रिप्लेस कर दी, तो ये तेरे पास आ गया ईएमएफ। ईएमएफ क्या आ गया, डी फाइव बाई डी टी। तो